हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम 21 AC01 के प्रेसी के आंसर का डिस्कशन करेंगे। इसके पहले मुझे कुछ आपको बताना है। मैं ये देख रही हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं 21 AC01 का टेस्ट पेपर ख़रीद लिए हैं, मगर वो उसके आंसर्स लिख कर मुझे ईमेल नहीं कर रहे हैं। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी कि आपने पेमेंट किया है टेस्ट पेपर का, तो आप ज़रूर से आंसर्स लिख के आप मुझे ईमेल करिए और ईमेल आपको क्वेश्चन पेपर में ही मिल जाएंगे। और जो टेस्ट पेपर अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, सिंपली आंसर्स ले रहे हैं, उनको भी मैं बोलना चाहूँगी कि आपको टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। नो डाउट जो आंसर आपको मिल रहे हैं वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे, बहुत बेनिफिशियल रहेंगे, मुझे पता है, मगर आपको सिंपली आंसर्स पढ़कर आप आंसर लिखना नहीं सीखोगे। कैसे आंसर लिखा जाता है ये नहीं पता चलेगा, और आपकी अपनी खुद की क्या कमियां हैं आंसर्स लिखते वक्त ये भी नहीं पता चलेगा। इसीलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि टेस्ट पेपर ज़रूर अटेम्प्ट करें। टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करने से आपको अपनी कमी पता चलेगी और आंसर लिखने का जो रूल्स होते हैं वो भी आपको पता चलेंगे कि क्या प्रिंसिपल्स हैं आंसर राइटिंग के या एसे या रिपोर्ट लिखने के। और जो आपको आंसर्स मिल रहे हैं, आप लोग डाउनलोड कर रहे हैं, उसमें आप सिर्फ आपको अब देखा जाए तो आपको कंटेंट मिल रहा है, मगर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि ये कंटेंट किस तरह से लिखा गया है और आपको कैसे लिखना चाहिए। अब आप मुझे खुद बताइए कि क्या आप हॉर्स राइडिंग देखकर क्या हॉर्स राइड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सिर्फ देखकर आप आंसर लिख नहीं सकते हैं। तो एक्चुअली क्या कर रहे हैं कि मेरे कंटेंट टीम का आप हॉर्स राइडिंग देख रहे हैं, मगर उस हॉर्स राइडिंग को देखकर आपको पता नहीं चल सकेगा कि आपको किस तरह से घोड़े पर सवार होना चाहिए और किस तरह से घुड़सवारी करनी चाहिए। इसीलिए अगर आपको वाकई में जानना है कि कैसे घुड़सवारी करते हैं तो आपको आंसर लिखना चाहिए और आपको अपनी कमियों का भी बहुत अच्छे से पता चलेगा। ओके। और कल मैं टेस्ट पेपर 3 रिलीज़ करने वाली हूँ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हालांकि लिंक अभी भी मिलेगा, मगर लिंक अभी एक्टिवेट नहीं किया गया है, कल एक्टिवेट किया जाएगा। तो और हाँ, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बतानी है कि मैंने ये भी देखा है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर खरीदते हैं, मगर मेरा लिखा हुआ आंसर ही अपने आंसर में आप लोग कॉपी डाउन कर लेते हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा? मतलब आप मेरे आंसर्स को हूबहू लिख कर आप मुझे ही दे रहे हो इवैल्यूएट करने के लिए, आपको क्या फ़ायदा होगा? और जब मैं इवैल्यूएट करने बैठती हूँ तो मुझे लगता है अरे भाई ये तो मैं अपने ही आंसर्स इवैल्यूएट कर रही हूँ या मेरे कंटेंट टीम का मैं आंसर्स इवैल्यूएट कर रही हूँ। ये कोई मतलब है? आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, ये चीज़ याद रखिए। तो मतलब इस तरह का आप काम करोगे कि मेरे जो आंसर्स है उसी को लिख के आप मुझे ही दे दोगे, तो ये तो सही बात नहीं है ना। और जो भी अटेम्प्ट कर रहे हैं वो इस तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं कि डिफरेंट सोर्सेस से मदद लें। ठीक है, मेरे जो आंसर है उससे मदद बिल्कुल ना लें, डिफरेंट सोर्सेस से मदद लें। और फिर जितने भी सोर्सेज हैं उसमें से आपको इतने इन्फॉर्मेशन आपको मिलते हैं, इतना कंटेंट मिलता है, तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा कंटेंट इस क्वेश्चन से रेलिवेंट है और कौन सा कंटेंट इस क्वेश्चन से इररेलिवेंट है। तो किसको इंक्लूड करना है, किसको एक्सक्लूड करना है, ये जो सिलेक्शन वाला जो स्किल है वो भी आप सीखोगे अगर डिफरेंट सोर्सेज से मदद लेते हो। तो फिर एग्जाम टाइम में क्या होता है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है जिसके बारे में आपको बहुत कुछ पता है, तो उसमें भी आप फिर सीखोगे सिलेक्ट करना कि हाँ मुझे ये भी पता है, मुझे वो भी पता है, मगर मुझे ये देखना है कि कौन सा जो कंटेंट है जो मेरे दिमाग में है वो रेलिवेंट है कि नहीं ऐसे क्वेश्चन से। ये सब चीज़ आप सीखोगे, सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सिलेक्ट करने के बाद मॉडिफाई करना सीखोगे, फिर उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है एज पर द क्वेश्चन वो भी सीखोगे। तो अटेम्प्ट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम प्रेसी देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्रेसी है या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, दोनों का फोरमोस्ट प्रिंसिपल यही है कि आपके आंसर बियॉन्ड द पैसेज नहीं जाने चाहिए। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी दोनों में है। मतलब जो पैसेज में लिखा हुआ है उस कंटेंट के अलावा कोई और डिफरेंट कंटेंट आप नहीं दे सकते हो। ऐसा कंटेंट जो पैसेज में नहीं है वो कंटेंट आप इंक्लूड नहीं कर सकते हो, पहला रूल। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखोगे। दूसरा,
आपका ओपिनियन जो है वो तो खैर प्रेसी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बिल्कुल नहीं आएगा। दूसरा, आपका मतलब, मेरे कहने का मतलब है कि आपके आंसर्स जो हैं वो राइटर के अगेंस्ट भी नहीं जाने चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखोगे। और प्रेसी का एक और तीसरा फोरमोस्ट रूल है, वर्ड लिमिट को आपको बहुत ध्यान देना है। चौथा, इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रेसी का इंस्ट्रक्शन चेंज होता रहता है। अभी फ़िलहाल इसमें इंस्ट्रक्शन में है रिड्यूसिंग इट टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, और आपको नंबर ऑफ वर्ड्स लास्ट में हमेशा दिए रहते हैं। CAPF के क्वेश्चन पेपर में 302 है, तो इसका आपको 1/3 आपको करना होगा, तो 100 तक आपका आंसर आपको लिखना है प्रेसी। और 100 का कहने का मतलब आप 10 वर्ड्स कम 10 वर्ड्स ज़्यादा लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर बहुत कम और बहुत ज़्यादा लिखोगे तो मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। फिर सेकेंड इंस्ट्रक्शन है फेलियर टू एडर टू द वर्ड लिमिट्स में रिजल्ट इन डिडक्शन ऑफ मार्क्स, साफ लिखा हुआ है। मगर इसका मतलब ये नहीं है एग्जैक्टली 1/3, 10 वर्ड्स ऊपर 10 वर्ड्स नीचे हो सकता है। डू नॉट सजेस्ट एनी टाइटल बिल्कुल सजेस्ट नहीं करोगे। द प्रेसी मस्ट बी रिटन ऑन द प्रेसी शीट अटैच की रहती है, तो उसी में आपको लिखना, बॉक्सेस होते हैं। सेट द नंबर ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन योर प्रेसी, तो इसका मतलब है जब आप प्रेसी लिख देते हो तो फिर लास्ट में आपको नंबर ऑफ वर्ड्स भी लिखने हैं। ओके, और प्रेसी अगर किस तरह से लिखी जाती है पूरा डिटेल में आपको जानना है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, आपको प्लेलिस्ट दिखेगा CAPF IS प्रेसी। उसमें आप बहुत वीडियोस है, 20 वीडियोस है, उसमें सिर्फ 3 वीडियोस इंपॉर्टेंट है फ़िलहाल, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि आप पूरे 20 देखो, मगर 3 वीडियोस ज़रूर से देख लेना, एक बेसिक रूल, एडवांस रूल और तीसरा प्रेसी शीट। राइट, अब हम इसमें आते हैं तो आपको फोरमोस्ट प्रिंसिपल तो पता चल गया है कि प्रेसी जो आप लिखोगे उसमें जो भी कंटेंट होगा वो कंटेंट पैसेज में होना चाहिए। ओके, आप पैसेज के बाहर आप नहीं जा सकते हो, राइटर के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते हो, और वर्ड लिमिट पे भी ध्यान रखना है। अब प्रेसी लिखने का क्या तरीका है, देखिए एक चीज़ तो हमेशा ध्यान रखना कि प्रेसी जो है ना हमेशा बहुत टाइम लेता है, मतलब कम से कम 30 मिनट्स तो लेता ही लेता है प्रेसी। मतलब आप सोचिए ऐसे लिखने में आपको जितना टाइम लगता है उससे ज़्यादा टाइम आपको प्रेसी लिखने में लगेगा। मतलब एक ऐसे लिखने में जितना टाइम लगता है उससे कहीं ज़्यादा टाइम प्रेसी में लगता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा प्रेसी को लास्ट में अटेम्प्ट करने हैं, और सबसे कम मार्क्स वेटेज प्रेसी का ही है। ग्रामर 25, एसे 80, रिपोर्ट 20, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन 20, आर्गुमेंट 40, प्रेसी 15 है, तो सबसे कम मार्क्स इसी का है। तो आप इसको हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करोगे, और स्कोरिंग भी बहुत नहीं होता है और डिफ़िकल्ट भी बहुत होता है और टाइम बहुत लेता है इसको अटेम्प्ट करने में। इसीलिए लास्ट में अटेम्प्ट करना, टाइम रहता है तो अटेम्प्ट करना, नहीं रहता है तो फिर छोड़ देना, कोई रिग्रेट नहीं होगा अगर आप ऐसे छोड़ भी देते हो। मगर इसका मतलब नहीं है कि आप जानबूझ के छोड़ोगे, कोशिश तो यही करना है कि आप अटेम्प्ट करो। अब प्रेसी लिखने का तरीका क्या है, प्रेसी में कम से कम आपको 3 रीडिंग करनी चाहिए। जो फर्स्ट रीडिंग है उसमें आप ये पहचानने की कोशिश करोगे कि इस पूरे पैसेज में किसके बारे में बात हो रही है, टॉपिक ऑफ द पैसेज क्या है। और फर्स्ट रीडिंग में दूसरी चीज़ आप पहचानने की कोशिश करना कि अगर आप पहचान पाओ, वरना फिर सेकेंड रीडिंग में पहचानने की कोशिश करना कि जो टॉपिक है पैसेज का उसके बारे में क्या बात हो रही है, राइट। और फिर तीसरी रीडिंग में जब आप करोगे रीडिंग तो उसी समय आपको अपना प्रेसी भी लिखना शुरू कर देना चाहिए। और वैसे भी प्रेसी का ना हमेशा ड्राफ्ट तैयार करना, सीधे प्रेसी शीट में मत लिखना वरना बहुत मिस्टेक होगी, हो सकता है आप वर्ड लिमिट को भी क्रॉस कर जाओ। इसीलिए आप पहले ड्राफ्ट तैयार करोगे और ड्राफ्ट तैयार करने के बाद आप फिर प्रेसी शीट में लिखोगे। और ड्राफ्ट में अगर ज़्यादा वर्ड्स हो रहे हैं वर्ड लिमिट से तो फिर प्रेसी में उसी अकॉर्डिंग आप कम करोगे, रिड्यूस करोगे। अगर कम है तो फिर प्रेसी शीट में ज़्यादा करोगे। मगर डायरेक्ट बॉक्सेस में लिखोगे बहुत स्क्रैचिंग स्क्रिबिंग होगी और एक बहुत गलत इंप्रेशन पड़ेगा। और एग्जामिनर आपका ड्राफ्ट भी चेक करता है, चेक करने का मतलब उसे मार्क्स नहीं देता है मगर एक बार देखता है कि कैंडिडेट ने ड्राफ्ट तैयार किया है कि नहीं। क्योंकि कोई भी लेवल हेडेड पर्सन है ना वो डायरेक्ट प्रेसी शीट में कभी भी नहीं लिखेगा, ये एग्जामिनर को भी पता है। जिसने कुछ प्रिपरेशन नहीं करके आई है वो डायरेक्ट लिख सकता है क्योंकि उसको पता ही नहीं कि करना क्या है। मगर जिसको पता है कि इसको करना क्या है वो ड्राफ्ट तैयार करेगा प्रेसी का। एनीवेज, तो जो फर्स्ट रीडिंग है स्टूडेंट्स, फर्स्ट रीडिंग में आपको
ये देखना है कि टॉपिक क्या है पैसेज का। तो वो कैसे पहचानोगे? हाई काउंट ऑफ वर्ड। कहने का मतलब है कौन सा ऐसा वर्ड है पूरे पैसेज में जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप देखेंगे इस पैसेज में जो रिपीट हो रहा है गॉड, गॉड। देखिए कितनी बार गॉड रिपीट हो रहा है, मैंने इसमें डैश लगाया हुआ है, देखिए कितनी बार गॉड रिपीट हो रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये पूरा पैसेज गॉड के बारे में, भगवान के बारे में। फाइन। अब नेक्स्ट आपको क्या पहचानना है कि भगवान के बारे में क्या बात हो रही है, और जो बात हो रही है उसी से आप पता लगा सकते हो राइटर का ओपिनियन क्या है। फाइन। तो भगवान के बारे में क्या बात हो रही है, अब देखो, गॉड आर पर्सन्स, पर्सन, form. God is not a person, God is a person, God not be a person, God has a form, God has a human like form, God has human like form, God has human form, God in personal human like way, human like form, person, आपको समझ में आ रहा है क्या बात हो रही है? इसमें बात हो रही है कि गॉड का जो फॉर्म है, पहली तो चीज ये है कि गॉड के पास फॉर्म है या नहीं, या गॉड फॉर्मलेस है, यानी गॉड के पास आकार है कि नहीं, या गॉड निराकार है, पहली चीज। दूसरी बात हो रही है कि गॉड के पास कौन सा फॉर्म है, ह्यूमन का फॉर्म है क्या, गॉड पर्सन जैसे हम दिखते हैं वैसे ही गॉड दिखते हैं, ये दो बात हो रही है। तो राइटर इन दो एस्पेक्ट्स पे, राइटर गॉड के इन दो एस्पेक्ट्स के बारे में अपने पैसेज में बात कर रहा है। पहला कि गॉड के पास फॉर्म है या नहीं, दूसरा गॉड के पास कौन सा फॉर्म है, ह्यूमन फॉर्म है क्या। फाइन। अब इसमें जो राइटर का ओपिनियन भी आपको पता चल जाएगा, अगर आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा राइटर जो है वो इस पर बिलीव करता है कि गॉड के पास फॉर्म है, दूसरा राइटर बिलीव करता है कि गॉड के पास ह्यूमन लाइक फॉर्म है। और इस चीज को सब्सटेंशिएट करने के लिए जो राइटर है वो डिफरेंट स्क्रिप्चर्स को कोट कर रहा है। तो हमें राइटर का ओपिनियन पता चल गया। अब सपोज आपको लगता है कि नहीं भाई गॉड निराकार है, गॉड एक पावर है, कोई बोलते हैं ना, कोई बोलते हैं गॉड है ही नहीं, कोई बोलते हैं कि भाई गॉड एक पावर है, ठीक है, और कोई बोलते हैं गॉड तो नेचर है। फाइन। तो अपना ओपिनियन अपने पास रखोगे प्रेसी लिखते वक्त और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के आंसर्स देते वक्त। आप जो राइटर कह रहा है आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। फाइन। तो इसमें राइटर कह रहा है कि गॉड के पास फॉर्म है, पहली चीज। दूसरा राइटर कह रहा है कि गॉड पर्सन है, उनका जो लुक है वो ह्यूमन वाला लुक है। जो राइटर है वो सब्सटेंशिएट कर रहा है अपना ओपिनियन। वो कह रहा है कि अगर हम बोलते हैं कि गॉड के पास फॉर्म नहीं है तो इसका मतलब गॉड हमसे तो कम हो गया, हमसे लेस हो गया, क्योंकि हमारे पास फॉर्म है और गॉड के पास फॉर्म नहीं है। तो इसका मतलब कि गॉड ने हमें बनाया है और हमें फॉर्म दिया है मगर अपने आप को फॉर्मलेस रखा है। तो ये कहाँ का लॉजिक है। फाइन। तो एक पहला लॉजिक तो राइटर ने यही बताया है कि गॉड इज आ सुप्रीम फादर। तो जब फादर के पास फॉर्म होगा तभी बच्चे के पास फॉर्म आएगा, उनके संतान के पास फॉर्म आएगा। ऐसा नहीं है फादर फॉर्मलेस है और बच्चों को फॉर्म दे दिया है, ओके, आकार दे दिया है। फिर दूसरा एस्पेक्ट पे राइटर आता है और इसमें बताता है कि गॉड के पास ह्यूमन फॉर्म है, मगर ऐसा है कि हमारे फॉर्म को देखकर भगवान ने अपने फॉर्म को बनाया है। तो इसमें राइटर कहता है नहीं, गॉड के पास ह्यूमन फॉर्म है इसीलिए हमें ह्यूमन फॉर्म मिला है। ओके, इस तरह से राइटर ने कहा है और राइटर ने कोट किया है काफ़ी स्क्रिप्चर्स, जैसे बाइबल को कोट किया है जिसमें पता चल रहा है कि गॉड का ह्यूमन फॉर्म है। जैसे इसमें लिखा है फिंगर्स ऑफ गॉड, हैंड्स ऑफ लॉर्ड, आईज ऑफ लॉर्ड। तो ये ह्यूमन जो फॉर्म है उसके फीचर्स हैं, द ईयर्स ऑफ लॉर्ड। फाइन। उसके बाद कुरान का रेफरेंस दिया है, द फेस ऑफ लॉर्ड, अंडर योर आईज, द हैंड्स ऑफ अल्लाह। फिर उसके बाद बाइबल ने साफ बोला है मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड,
और फिर ये पूरा इसी के बारे में गॉड राइटर ने गॉड का ह्यूमन लाइक फॉर्म है, इसी को सब्सटेंशिएट किया है अपने एंटायर पैसेज में। तो मैंने इसको समराइज किया है, लिखा है मैंने, गॉड इज एन ऑल अट्रैक्टिव ट्रांसेंडेंटल सुप्रीम पर्सन एज अटेस्टेड बाय होली स्क्रिप्चर्स। तो ये जो ट्रांसेंडेंटल सुप्रीम पर्सन ऑल अट्रैक्टिव, देखिए ये वाला लाइन मैंने लिया है, यानी लास्ट लाइन को मैंने फर्स्ट लाइन बना दिया, क्योंकि आपको अपनी जो प्रेसी है वो पैसेज के एसेंस से स्टार्ट करनी है। तो पैसेज का एसेंस, देखिए पूरे पैसेज में डिबेट हो रहा है कि गॉड पर्सन है या नहीं है, तो उस डिबेट में राइटर ने लॉजिकली ये प्रूव किया है कि गॉड पर्सन है और उनके फॉर्म है। फाइन। तो लास्ट में राइटर कंक्लूड करता है कि भगवान जो है वो ऑल अट्रैक्टिव ट्रांसेंडेंटल सुप्रीम पर्सन है, यानी भगवान पर्सन है और वो भी सुप्रीम पर्सन है। पर्सन हम भी है, पर्सन भगवान भी है, मगर भगवान सुप्रीम पर्सन है। और ये कौन कह रहा है? होली स्क्रिप्चर्स कह रहे हैं, क्योंकि होली स्क्रिप्चर्स में इस तरह के हमें इंस्टेंसेस मिलते हैं जहाँ पे गॉड को ह्यूमन लाइक फॉर्म में बताया गया है। फिर बट सम ऑब्जेक्ट टू दिस ट्रुथ, तो यहाँ पर मैंने ट्रुथ लिख के ये बताया कि राइटर जो कह रहा है वो एकदम सही कह रहा है, सच कह रहा है, मगर कोई कोई इस पे ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। बट दिस ऑब्जेक्शन इज इनवैलिड सिंस वी बीइंग द चिल्ड्रन ऑफ गॉड हैव फॉर्म। हम भगवान के संतान हैं, हमारे पास फॉर्म है, तो जो हमारे फादर है जो हमें बनाया है, वो क्रिएटेड अस, उनके पास भी तो फॉर्म होगा ही। फर्दर, इफ गॉड वर फॉर्मलेस, यदि गॉड फॉर्मलेस होते देन ही वुड सीज टू बी गॉड। ऑब्वियसली तब वो गॉड नहीं होते, क्योंकि फिर तो हमारे पास फॉर्म है, गॉड के पास फॉर्म नहीं है, तो वो तो हमसे कम हो गए ना, तो फिर गॉड कैसे होंगे? As he would become lesser than us since we have forms. The second objection, तो फर्स्ट ऑब्जेक्शन क्या था कि गॉड के पास फॉर्म है कि नहीं, तो उसका राइटर ने सब्सटेंशिएट कर दिया दो इंस्टेंसेस देकर या दो एविडेंस देकर कि पहला जिसने हमें क्रिएट किया है तो उनके पास तो फॉर्म होगा ही क्योंकि हमारे पास फॉर्म है, और दूसरा कि अगर वो फॉर्मलेस होते तो वो हमसे कम हो जाते। अब द सेकेंड ऑब्जेक्शन इज रेज्ड why God has human like form. This objection is refuted by the Bible that says that our present human form was created according to the original form of God. यानी God का जो फॉर्म था उसके अकॉर्डिंग ह्यूमन फॉर्म बनाया गया, ऐसा नहीं ह्यूमन फॉर्म के अकॉर्डिंग गॉड का फॉर्म बनाया है। राइट, तो इसको मैंने पूरा का पूरा समेट दिया 104 वर्ड्स में। अच्छा, एक और चीज़ स्टूडेंट बोलते हैं मैम हम अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं प्रेसी को, तो कहीं कहीं ये इंस्ट्रक्शन दिया रहता है एज फार एज पॉसिबल राइट इन योर ओन वर्ड्स, तो अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। मगर प्रॉब्लम क्या है, मैंने ये चीज़ देखी, स्टूडेंट जब अपने वर्ड्स में लिखते हैं तो राइटर को मिस इंटरप्रेट करते हैं, पैसेज को मिस इंटरप्रेट करते हैं और कभी कभी अपना भी ओपिनियन डाल देते हैं। तो अपने वर्ड्स में लिखने में दिक्कत नहीं है, मगर प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग फिर अब मिस इंटरप्रेट कर देते हो। और अगर आप देखोगे तो मैंने पूरा का पूरा लाइन से जो पैसेज से लिफ्ट ही किया है, मगर इसको ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे से किया है। जैसे लास्ट लाइन एसेंस था पैसेज का, उसको मैंने फर्स्ट लाइन बता दिया, और इस लाइन को जो ऑब्जेक्ट कर रहा है, इस सच्चाई को जो ऑब्जेक्ट करता है, उसके बारे में फिर मैंने बता दिया है। ओके, थैंक यू सो मच।